हाय एवरीवन। आज हमारे साथ हैं ऑथर मयूर, जिन्होंने दो बुक्स लिखी हैं और दोनों ही बड़ी अलग तरह की हैं अपने आप में। तो उसी से रिलेटेड आज मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। तो मयूर जी, पहले तो वेलकम हमारे इस थैंक यू वेरी मच। एपिसोड में, जहाँ पे हम आपकी और आपके बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपकी दो बुक्स हैं, एक है ऊपर वाले जी की जी। लाठी और दूसरी है मेरी हाँ। जमा पूंजी। पहले तो आप यस। मुझे अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं और अपार्ट फ्रॉम राइटिंग और क्या क्या काम है आपके। देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम राइटिंग मैं फिल्म डायरेक्शन में भी अभी हाथ आजमा रहा हूँ। मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं। मैं एज अ फ्रीलांसर मैं क्रिएटिव फील्ड में ही हूँ। और इसके तरह तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कभी नॉट जस्ट राइटिंग, अदर देन राइटिंग, जैसे स्टोरी बोर्डिंग हो जाती है, इलस्ट्रेशंस हो जाता है, वो भी कर लेता हूँ मैं। और नॉट जस्ट लिटरेरी राइटिंग, मैं स्क्रीन प्ले राइटिंग भी कर लेता हूँ और लिरिक राइटिंग भी कर लेता हूँ। और मैं एडिटिंग भी कर लेता हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल एडिटर। और मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी जो मैंने खुद बनाई हैं, खुद डायरेक्ट की है, खुद लिखी है, उन्हें एडिट भी किया है। और यहाँ मैंने कुछ मराठी मूवीज में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया है। और आप चाहे तो IMDb पे चले जाइए, मयूर मांझे टाइप कीजिए और उसमें आपको मेरी फिल्मोग्राफी मिल जाएंगी। मैंने फिल्मों में किन किन डिपार्टमेंट्स में काम किया है, वो आपको उसमें पता चल जाएगा। और बस ये बुक्स भी लिखी है, और ना ही सिर्फ दो, तीन बुक्स है टोटल मेरी अभी फिलहाल। और बस कंटिन्यू करना है इसी चीज़ को। एज अ फ्रीलांसर मैं बहुत काम करता हूँ, जो भी इससे रिलेटेड रहता है, इंक्लूडिंग मैं बुक एडिटिंग और ये सब भी कर लेता हूँ, प्रूफ रीडिंग एंड ऑल। हिंदी प्रूफ रीडिंग ज़्यादातर करता हूँ मैं। सो अभी बस यही है फिलहाल जो चल रहा है। आपकी तीसरी बुक का नाम क्या है, वो मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे। आई थिंक देखो, पहली बुक मेरी जो थी वो नॉन फिक्शन थी, और वो कलेक्शन ऑफ थॉट्स थी जो मैंने सेल्फ पब्लिश की थी KDP में। किंडल किंडल में वो अवेलेबल है एज एन ई बुक। सो उसका नाम है मेरे हिंदी विचारों का संग्रह। तो वो मेरे हिंदी में जो मैंने थॉट्स सोचे लिखे हैं, वो उसका कलेक्शन है वो पूरा। वो मैंने सेल्फ पब्लिश की थी। तो वो मेरी पहली बुक थी। और उसके बाद ट्रेडिशनली मैं पब्लिश करना चाहता था अपनी दूसरी बुक, जो कि फिक्शन में थी, जो आपने पढ़ी है, जो सबसे पहले आपको पढ़ने मिली है, ऊपर वाली की लाठी। तो उसको कंप्लीट करने के बाद ये ऑब्वियसली ये मैंने लॉकडाउन के दौरान सोची थी। और उस दौरान मैं लिख रहा था इसे। और जब मैं ये कंप्लीट हुई तो उसको कंप्लीट करने के बाद सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेने के बाद मैं प्रपोजल्स भेजता था पब्लिकेशन हाउसेस को, ताकि इसे ट्रेडिशनली पब्लिश कराऊं। मेरी पहली बुक की तरह नहीं हो कि सेल्फ पब्लिश ही कर दूं, बस सिर्फ वो मेरे लिए रहे। ट्रेडिशनली पब्लिश कराओ, तो मैं पब्लिशर्स को प्रपोजल भेजता था। और फाइनली जिन्होंने इसे एक्सेप्ट किया, और वो अभी आपके सामने पब्लिश होकर अवेलेबल है सारी ई कॉमर्स साइट्स में, यहाँ पर भी वो अवेलेबल है। फिर उसके बाद भी नई पब्लिशर ने मेरी अभी तीसरी बुक पब्लिश की है, मेरी जमा पूंजी, जो मेरी पोएट्री कलेक्शन है। और ऊपर वाली की लाठी नॉवेला है एक, वो फिक्शन में आती है, और ये मेरी पोएट्री कलेक्शन है, जो अभी अभी तीसरी बुक पब्लिश हुई है, मेरी जमा पूंजी। हिंदी में, तीनों बुक हिंदी में है। ठीक है, तो मैंने मेरी जमा पूंजी और आपकी ऊपर वाले की लाठी, ये दो बुक्स पढ़ी हैं। तीसरी वाले तो मैंने जी नहीं पढ़ी है, तो इन दो से मैं ज्यादा क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। आप जी मुझे जी, पहले पक्का। तो ये बताइए कि आपने पहला जो लिखा वो नॉवेल है, और सेकंड फिर आपका पोइट्री। तो आप हाँ। किस तरीके से आपको ख्याल आया, पहला तो ये है, कैसे आपको एक आइडिया आया, या क्या ऐसे इंसिडेंट हुए थे, क्या ऐसा हुआ था आपकी लाइफ में जिससे आपको ये आइडियाज आए इस पे लिखना है। और जो आपका पोइट्री कलेक्शन है मेरी जमा पूंजी, आई थिंक 60 पोएम्स हैं उसके अंदर। तो इन poems के, हाँ, 60 पॉइंट्स है। हाँ, यस यस। इन सबके लिए कहाँ से आपको आइडियाज मिलते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है, कैसे आपका थॉट प्रोसेस काम करता है। तो इसके लिए तो फिर मैं वहाँ लेके जाना चाहूँगा आपको, जो मेरा बचपन है। बचपन से ही मैं आर्ट की तरफ मेरा झुकाव रहा है। वो इसलिए क्योंकि मेरे दादाजी जो है,
वो जॉब तो करते थे रेलवे में, लेकिन पार्ट टाइम वो एक पेंटर भी थे। उनको ऑर्डर्स आते थे, वो पेंटिंग भी करते थे काफी। तो उन्हें आर्ट में इंक्लाइंड होते हुए देख, और मेरे घर में एक अच्छा माहौल था म्यूजिक को लेकर भी। एक तरह से मेरे चाचा जी और मेरे दादी काफी मतलब इस या फिर मतलब वो बजाना भी जानते थे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। सो म्यूजिक को लेकर भी काफी बात होती थी, और उसको लेकर भी काफी रियाज होता था उन दोनों के बीच। और मेरे दादाजी जो पार्ट टाइम पेंटिंग भी कर लेते थे, तो वो कभी कभार जब पेंटिंग करते थे तो मैं उन्हें काफी ऑब्जर्व करता था। और वो जो भी बनाते थे, जैसे भगवानों की पेंटिंग हो गया, और जो भी उन्हें ऑर्डर आते थे उस हिसाब से तो मैं काफ़ी ऑब्जर्व करता था, और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी वो सारी। वो आर्ट जो है, वो आर्ट फॉर्म काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। तो उनका देखा देखी मैंने भी कुछ स्केचिंग करना, उस पेपर में ड्राइंग करना शुरू किया। और मुझे याद है मैं चौक से जो है जो हमारे घर की एक टाइल्स होती थी ब्लैक कलर की, जिसका एकदम मतलब ब्लैक बोर्ड जैसा टेक्सचर होता था, तो मैं उसमें ड्राइंग करता था। और वो ऐसा दौर था 90s का, जब कलर टीवी ज़्यादातर यूज़ होना लोगों ने चालू किया था। उनके घर में कलर टीवी थी लोगों के, और वो चैनल्स भी बहुत सारे आ गए थे तब तक। और उस समय काफ़ी शोज़ हुआ करते थे, कार्टून के अलग चैनल्स रहते थे, कार्टून नेटवर्क हो गया, डिस्कवरी, ये सब लोग ज़्यादातर देखना शुरू किया था उन्होंने। तो मैं जब भी कुछ चौक से टाइम्स में ड्रॉ करता था, तो मैं यही सब जो मतलब ये जो सारे शोज़ जिन्होंने मुझे असर किया है, उन्हीं के कैरेक्टर्स हो गया। कभी कभी डिस्कवरी में एनिमल्स दिखते थे, वाइल्ड लाइफ जो रहती थी, उसमें भी कुछ लायन बना लिया, कभी टाइगर बना लिया। तो ऐसा करके मैं वहाँ पर प्रैक्टिस करता था। और मुझे याद है कि फिर मैंने प्रॉपर एक ड्राइंग की। ये तो मेरी प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन प्रॉपर उसके बाद एक ड्राइंग की जो डायनासोर की थी। तो वो मैंने स्कूल में दिखाई, तो स्कूल में मेरे टीचर्स को काफ़ी पसंद आई थी। तो मैं उस समय आई थिंक KG1 या KG2 में था। तो उस दौरान एक कंपटीशन भी हुआ था ड्राइंग का, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। कलरिंग का था, वो ड्राइंग का नहीं था एक्चुअली, ऑलरेडी एक स्केच था, उसको कलर करना था। तो मैंने बहुत ही अपने विजन से, मेरे को थोड़ा सा एस्थेटिक्स थोड़ा सा समझ में आने लग गया था कि इसमें क्या कलर देना चाहिए, किस तरह का टेक्सचर देना चाहिए। तो मैंने उस तरह से उसे कलर किया था उस दौरान, और वो उसको फर्स्ट प्राइज मिला था। तो मेरी पहली अचीवमेंट मैं मानता हूँ। और फिर वहाँ से ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादातर टीवी पर्सन रहा हूँ। मेरे को मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहा है इतना बचपन से ही। और मैं स्टोरीज जो है वो वहीं से टीवी से ही मैं देखा करता था, समझा करता था। स्टोरीज फैसिनेट करती थी मुझे तरह तरह की। तो कहानियों के प्रति जो प्यार है मेरा वहाँ से शुरू हुआ। और कुछ हाथ इसका मैं ऐसा मानता हूँ, कहानियों के प्रति जो मेरा प्यार है वो इसका हाथ कुछ अमर चित्र कथाओं के कॉमिक्स को भी जाता है। मैं स्कूल में जो मेरा फेवरेट पीरियड हुआ करता था, वो लाइब्रेरी वाला हुआ करता था। हम सब जाते थे और वहाँ पर कोई भी किताब उठा के पढ़ने लगते थे। हमको अमर चित्र कथा कॉमिक्स भी पढ़ाई जाती थी वहाँ। और उसमें मैं मतलब वो चीज़ मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगती थी कि हमारे जो पुराने जो हमारे फोक टेल्स है और जो हमारी माइथोलॉजी है, उसका एक अच्छा ही इंट्रोडक्शन वहाँ पर हुआ मेरा, वो सब के थ्रू। और ड्राइंग्स है, स्केचेस है, उनके थ्रू मतलब मैं तो, आप तो जानते हैं ना, स्केचेस और ड्राइंग ये तो मैं पहले से करता रहा था। तो जब अमर चित्रकथा कॉमिक्स पढ़ी, तो मुझे कहानी का उसमें एक क्या बोलते हैं इंक्लूजन दिखा। और मुझे पता चला कि मतलब नॉट जस्ट ये स्केचेस है, ये एक प्रॉपर स्टोरी है स्केचेस के फॉर्म में। मतलब एक मतलब सीक्वेंस है स्केचेस का, कॉमिक्स इसी कहते हैं। तो कहानी कह रही है अपने आप में। और मुझे इसी वजह से माइथोलॉजी से जुड़ी काफ़ी कहानियाँ जानने मिलती थी, और फोक टेल्स और तरह तरह की। और काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है अमर चित्रकथा कॉमिक्स का एजुकेशन में, मैं ऐसा मानता हूँ।
और फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो स्कूल में ज़्यादातर मैं पढ़ाई में तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हुआ करते थे वो लिटरेचर के हुआ करते थे। हिंदी हो गया, संस्कृत भी था मेरा एक सब्जेक्ट, और इंग्लिश हो गया। तो मैं जब किताबें स्कूल में खरीदी जाती थी, मतलब जैसे ही हमारा दाखिला होता था किसी क्लास में, तो उसके पहले किताबें ली जाती थी, खरीदी जाती थी, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड रहता था उन किताबों के लिए जिनमें कहानियाँ रहती है, लिटरेचर की किताबों के लिए, इंग्लिश की किताबों के लिए। टेक्स्ट बुक्स जो है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स के भी है उनके लिए, और हिंदी टेक्स्ट बुक्स काफ़ी एक्साइटेड रहता था, क्योंकि मेरे को कहानी जो है हमेशा से सिर्फ मतलब उसमें उस तरह से उस फॉर्मेट में पसंद नहीं आई है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो। इनिशियल डेज की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे कहानियाँ इलस्ट्रेशन के साथ ही पसंद आती थी। ऐसा था बचपन में कि जब मैं टेक्स्ट बुक में भी देखता था इलस्ट्रेशन रहते थे कोई भी एक कहानी का, जब कभी हम पढ़ते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि यार अगर इलस्ट्रेशन में ऐसा कुछ बताया है तो कहानी में डिस्क्रिप्शन क्या होगा इसका, जो इलस्ट्रेशन है उसका। तो इस वजह से कहानियाँ मतलब मुझे उनको पढ़ने की बहुत इच्छा जागती थी ये सब देखने के बाद। कहानी के प्रति प्यार वहीं से दौरान शुरू हुआ, फिर कह सकते हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ता है और तो हम और नई नई चीज़ें उसको लेकर सोचने लगते हैं, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ तो मतलब वो सीड इम्प्लांट हो गया था, लेकिन और फिर वो किसी तरह से ग्रो होने लगता है। तो मैं ऑल द टाइम मैं डे ड्रीमर भी रहा हूँ, ज़्यादातर खेल कूद में नहीं रहा हूँ। बचपन से ही मैं अकेला रहना पसंद करता था, अपनी ही दुनिया बनाते रहता था अकेले रह के। और जैसे होते हैं ना बच्चे, कभी उनको छोटे टॉय मतलब छोटे मिनिएचर्स मिल जाते हैं, कभी एनिमल्स के या किसी सुपर हीरो के, तो वो कभी उसे उड़ाते हैं, उसके साथ कहानी बनाते खेलते हैं। मैं बचपन से वैसी टाइप का बच्चा रहा हूँ, अकेला शांत। और हाँ, जिस तरह से इडियट बॉक्स है जो जिसका मैं बहुत एडिक्टेड हो गया था, तो मैं भी खुद इडियट ही था। उस चीज़ ने मुझे क्या बोलते बिगाड़ा भी है, क्योंकि वो कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो हमें काफ़ी क्यूरियस कर देती है अबाउट सर्टेन थिंग्स एंड, और कुछ चीज़ें रहती है काफ़ी एंटरटेनिंग रहती है। बिगाड़ा भी है और संवारा भी है देखा जाए तो। आज के दौर में मैं जो फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैंने बचपन में वो मतलब उस मीडिया का एक्सपोजर हुआ है, मुझे कहानियाँ पता चली है ना, उस तरह का चीज़ें पता चली है। तो इस वजह से मैं अभी उसको एक मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि हाँ, ये मतलब कहानी इस फॉर्म में भी कह सकता हूँ जो बचपन में हमने टीवी में देखी है। तो फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व होने का एक रीज़न ये भी है। और दूसरी बात ये कि हम जो कार्टून शोज देखते थे, कार्टून नेटवर्क में आते थे, पॉकीमॉन, ये सब द मास्क, मुझे याद है आज भी, फ्लिंटस्टोन, पावरपफ गर्ल्स, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, तो इन सब शोज का काफ़ी असर रहा है मेरे अंदर। और कह सकते हैं कि ये जब मेरे ख्याल से आई थिंक मैं 7 या 9 साल का था, मेरा एक फ्रेंड था, हम रेलवे कॉलोनी में रहते थे, तो वही नेबर था वो, हम साथ में खेला करते थे। तो हम एक वहाँ पर रेलवे कॉलोनी के पास एक ग्राउंड था, प्ले ग्राउंड था, जहाँ पर हमेशा दशहरे का मेला लगता था साल में एक बार। तो हम ऐसे ही वहाँ पर खेलने कभी कभी जाया करते थे, और मैं कभी उसके साथ रहता था, बात करता था, हम लोग अपने फेवरेट शोज के बारे में बात करते थे कार्टून नेटवर्क पे, ऐसा है। पर आपको ताज्जुब होगा अकेला जी, मैं उस समय कम से कम 7 या 9 साल की उम्र में मेरे दिमाग में पता नहीं, मेरे को फिल्म मेकिंग का जीरो नॉलेज है, कुछ भी पता नहीं कि फिल्में कैसे बनती है, लेकिन बस फिल्में देखता था, ये पता है। तो मेरे दिमाग में पता नहीं अचानक से क्या ख्याल आया, मैंने अपने दोस्त को ये कुछ ऐसी कहानी सुनाई जो अबाउट एलियंस है, अबाउट क्या मतलब बताई कि कोई स्पेसशिप यहाँ उतरती है, फिर वॉर होती है, ऐसी कुछ मैंने उस समय बताई। मैंने फिल्में उस समय उस तरह की देखी थी, फिर ये देखी थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट उसे बताया, फिर हमने उसके साथ में मिलकर डिस्कस किया, डेवलप किया। हमको अच्छा लगता था हमेशा इस बारे में बात करना, उसको डेवलप करना।
और ऐसी जब बातें होते रहती थी हमारी, तो बातें बढ़ते बढ़ते इस तरह भी पहुंची कि हम जो अपना फेवरेट शोज देखते थे कार्टून पे, तो हमने जैसे कि उस दौरान ऐसी मूवीज भी आई थी जो लाइव एक्शन मूवीज थी। कार्टून जैसे कार्टून तो कार्टून रहते हैं, लेकिन उनकी एक लाइव एक्शन मूवीज भी बनती है। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल द लायन किंग देखोगे, तो द लायन किंग एक एनिमेटेड मूवी भी बनी थी इसके पहले, है ना। आप अगर मेरे ख्याल से वो देखोगे, क्या बोलते हैं, अलादीन, डिज्नी जो अभी मूवीज बना रहा है राइट नाउ, तो वो लाइव एक्शन मूवीज ही है। वो पहले कार्टून के फॉर्म में थी, जो 2D एनिमेशन होता है, ये सब उस फॉर्म में थी, लेकिन अब वो लाइव एक्शन के तौर पे बन रही है ना, अडेप्ट होके। अलग अलग So, एनिमेशन भी बने उनके, हाँ, अलग अलग हाँ वर्जन। वही, यस 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 यस। तो मैं उस समय अपने दोस्त से डिस्कस करता था कि उस समय हमने स्पाइडरमैन देख ली थी, ठीक है, और उस समय हमने स्कूबी डू भी देख ली थी, उसकी लाइव एक्शन मूवीज मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उस समय ये रिलीज हो गई थी, द मास्क भी रिलीज हो चुकी थी। ये सब जो कार्टून शोज हम देखते थे कार्टून नेटवर्क पर, उनकी लाइव एक्शन मूवीज हमने देख ली थी तब तक। तो मैं उसको डिस्कस करता था ये बात। उस 7-8 साल की उम्र में मैं उससे बात करता था कि यार क्या हो अगर पोकेमॉन का लाइव एक्शन वर्जन बने, क्या हो अगर मतलब इसका क्या बोलते हैं, तो हम लोगों के बीच कंपटीशन होता था कि मैं भी बनाऊंगा, वो भी बनाएगा, ऐसा कुछ कंपटीशन होता था। तो हम लोग हमेशा एक दूसरे को बोलते रहते थे कि मेरी लिस्ट में ये एक शो ऐड हो गया है, उसकी लिस्ट में वो शो ऐड हो गया है। मेरा फेवरेट शो ले लेता था, ये तो बहुत बुरा लगता था कि मैं ये बनाना चाहता था और तूने ले लिया अपने पास। तो ऐसी बातें होती थी हमारी बचकाने लगेगी कुछ लोगों को बस लगेगी कि बहुत ही मतलब समय से आगे की थी। बस बड़े बात story- टैलेंटेड माइंड थे जो डिस्कशन कर रहे थे इस चीज का। बेशक से क्रिएटिविटी की हाँ। दूसरी साइड है ये, पर हाँ, ये हाँ, जो वही। क्रिएशन है वही समझ सकते हैं इसको। तो ये अंदर ही अंदर चल रहा था किसी तरह से, स्टोरीज को लेके एक फैसिनेशन, और वो बढ़ रहा था किसी तरह से। और इस वजह से मैं डे ड्रीम करता था, स्टडीज में काफी ज्यादा टाइम नहीं देता था इस वजह से। ऐसा हुआ कि मैं उस माहौल में पला बड़ा भी नहीं हूँ। जो मतलब बात यह है कि मैंने हालांकि अपने दादाजी का एग्जांपल दिया जो आर्ट इन्वॉल्व थे, पर वो जॉब भी करते थे, है ना। और जब वो क्या बोलते, जब वो पार्ट टाइम करते थे एज ए पेंटर, तो वो भी पैसों के लिए करते थे, ऐसा कुछ उनका शौक नहीं था, है ना। तो मैं ऐसा मतलब मैंने आज तक के तो कभी ऐसा देखा नहीं कि उन्होंने खुद के लिए कुछ पेंटिंग बनाई हो, कि मेरे दिमाग में कुछ आया है तो कुछ क्रिएट किया ओरिजिनल, ऐसा कभी देखा नहीं था। तो वो म्यूजिक को लेके डिस्कस तो होता था हमारे घर में, इंस्ट्रूमेंट बजा लेते थे, भजन में इन्वॉल्व होते थे कभी बार, बट कभी मैंने और गाना और रियाज करते हुए इतना वही देखा नहीं था, लेकिन जरूर देखा था, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। बट घर में कभी ऐसा माहौल नहीं था, क्योंकि मेरे पापा एक नॉर्मल जॉब में थे, BSNL में काम करते थे, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। तो मतलब माहौल नहीं था कि इनकरेज किया जाए बच्चों को कुछ राइटर, फिल्म मेकर या सिंगर या पेंटर ये बनने के। उनका मतलब था कि नॉर्मल सी जॉब कर लो, है ना, 9 to 5 जॉब जो रहती है जिससे रेगुलर इनकम आती है। तो उनके दिमाग में तो ऐसे ही था हमेशा से। तो घर में किसी ने भी इतना इंकरेज नहीं किया। हाँ, पर मम्मी ने जो है हर चीज में सपोर्ट किया, हर चीज अंडरस्टैंड करती थी वो। और मुझे याद है कहानियों को जब जिक्र हुआ तो मैं उनका भी कंट्रीब्यूशन देना चाहूंगा कि जब तक के मैं स्टोरीज से उस बुक के फॉर्म में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो उसके पहले बचपन में मम्मी कहानियां सुना के सुनाया करती थी। तो उसमें पंचतंत्र की कहानियां हुआ करती थी, काफी जिनमें मॉरल हुआ था और रहता था, कोई सीखने वाली बात हुआ करती थी। तो सब कहानियों का मेरे ख्याल से अगर चित्रकथा पढ़ने या उसके पहले से बात करूँ तो उनकी जो सुनाई हुई कहानियां हैं वहां से शुरुआत हुई है एक तरह से। तो वो मुझे अच्छी लगती थी वो। अगर आपको पंचतंत्र में से पंचतंत्र की कोई एक कहानी पता होगी तो शेर की कहानी बहुत फेमस है उसमें, है ना। शेर जब कुएं में झांकता है और वो उसको अपना ही रिफ्लेक्शन दिखता है, ये सब। तो मुझे काफी मतलब मैं वो वर्ल्ड में एंटर हो जाता था जब मम्मी जब नरेट करती थी कहानियां सुनाने के टाइम, तो वर्ल्ड में एंटर हो जाता था। और
क्या बोलते हैं इंजॉय करता था काफी कि मैं वहां पर देख रहा हूँ। काश अगर कभी नहीं भी एंटर हो पाता तो एक अंदर से काश मैं उस वर्ल्ड में चले जाऊँ, ऐसी इच्छा ये रहती है। कहानियां सुन के जैसे मैं कार्टून को लेके पहले हमें जब होता है सुनती थी तो कि मुझे यार ये तो नींद भी नहीं आती थी। कार्टून हम देख रहे हैं, ये वर्ल्ड जो क्रिएट किया है उन्होंने, हम्म। काश मैं वहां पर रहता, काश मैं उस पैलेस के अंदर रहता, काश मैंने वो चीज करती। एक अंदर से इच्छा वहां से होती थी जब कहानियों को मैं देखता था। तो अब मैं बैक टू यहाँ पर आ जाता हूँ। तो मैं वैसा माहौल में नहीं हुआ जहाँ पर एनकरेज किया जाए बच्चों को इस फील्ड में आने के लिए, इस तरह की फील्ड स्टोरी टेलिंग की जो करती है। तो बट फिर भी याद है मुझे कि सब सब हर किसी से पूछते हैं बड़े होके क्या बनोगे क्या बनोगे, तो किसी के पास आंसर रहता है, किसी के पास नहीं रहता है, और किसी के जो क्या बोलते हैं चॉइसेस है वो समय के साथ साथ बदलते जाते हैं। कभी उनको लगता है डॉक्टर बनना है, कभी लगता है साइंटिस्ट, कभी ऐसा कर करके चेंज होता है, आर्मी ऑफिसर, कभी पुलिस ऑफिसर। तो मेरा भी ऐसे ही था कि थोड़ा बहुत मैं जब तक ये तय नहीं कर पाया कि मुझे राइटर बनना है, उसके पहले तक मैं ऐसा ही करता था कि मतलब मैंने डेक्स्टर लेबोरेटरी देख के रखी थी, तो काफी अच्छा लगता था कि खुद की एक लैब होनी चाहिए जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करें। तो मैं अजीब सा, मुझे केमिस्ट्री का बिल्कुल जीरो नॉलेज, क्योंकि बच्चा था, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, बहुत कम उम्र की, और बिल्कुल नॉलेज है केमिस्ट्री, जीरो नॉलेज केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के बारे में, पर फिर भी कुछ ना कुछ बॉटल में जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बॉटल्स रहती है उसमें कुछ डाल के उसका कलर चेंज करके, है ना, केमिकल की बॉटल्स ऐसी लाइन से बनाओ, एक ऐसा सेटअप बनाओ घर में, एक स्टोर रूम है, ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत करता था। किताब जो रखी है स्कूलों की, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की क्यों ना हो, अपने लैब में रख दो स्टोर रूम में जो आपने सेटअप क्रिएट किया है लैब का, है ना। तो मैंने ऐसा किया है, मतलब ये मैं सोचता था तब कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, डेक्स्टर लेबोरेटरी से इन्फ्लुएंस्ड होकर। तो मैं सोचता था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं ये इन्वेंशन करूंगा, मैं ये कुछ करूंगा। पर अभी भी देखा तो साइंस की नॉलेज भी मेरी उतनी पाई नहीं इतनी खास। हाँ, मैं बस ज्यादातर नॉलेज अगर रखता हूँ किसी चीज की तो लिटरेचर की स्टोरीज की है, अबाउट लाइफ, अबाउट वॉट एवर आई एक्सपीरियंस्ड टिल नाउ, है ना। सो बट उस समय साइंटिस्ट का था शौक, फिर समय के साथ साथ सोचा कि पेंटर बनूंगा, क्योंकि मैं पेंटिंग कर लेता था, स्केचिंग कर लेता था, तो उसी में कुछ करूँगा। पर प्रॉपर जब मैंने याद है जब मैं 7th में था आई थिंक, तो छुट्टियाँ होती थी, गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, तो उस दौरान कुछ करने को नहीं रहता था, कुछ असाइनमेंट भी तो नहीं रहते थे ऑब्वियसली। तो उस दौरान मेरे दिमाग में कहानियाँ बहुत बनती थी, तो मैंने कहानी लिखी थी एक बचपन में 7th स्टैंडर्ड में, याद है मुझे। एक पूरी नोटबुक मैंने उससे भर ली थी, वो हॉरर स्टोरी थी कोई, और वो मैं मतलब वो हॉरर स्टोरी थी, और वो उसकी इंस्पिरेशन मेरे एक ड्रीम था जो मुझे बचपन में बार बार आता था, कोई डरावना ड्रीम था वो। तो उसको मैंने एक स्टोरी का फॉर्म दिया था 7th में, समर वेकेशन के दौरान एक नोटबुक फिलअप की थी पूरी, लिख किया, चाहे कुछ कैसी भी टूटी फूटी भाषा में। तो मैंने उसे लिखा और मम्मी को बताया, मम्मी ने पढ़ी नहीं, लेकिन बस मम्मी को बताया कि मैंने देखो इतनी सारी चीजें लिख के मैं तो पूरा भर लिया है मैंने इसे अपने शब्दों से, ये नोटबुक को। मम्मी बोलती बहुत अच्छी बात है। तो मतलब बच्चों को, मतलब बड़ों को बच्चों को देखकर अच्छा लगता है कि समर वेकेशन में, छुट्टियों में भी लोग पढ़ाई का काम कर रहे हैं। तो इस वजह से मम्मी ने शाबाशी दी, अच्छा लगा उनको, बट उनको इतना अंदाजा नहीं था कि मैंने क्या क्रिएट किया है। मुझे ही पता था कि मैंने क्या किया, मैंने पूरा स्टोरी लिख दी थी एक बार, मुझे भी पता नहीं मैंने वो कैसे कर दिया। तो और एक और बात थी, वो स्टोरी लिखना तो एक तरफ, लेकिन पोएट्री लिखने का भी मेरे को अल्टरनेटिवली, पोएट्री जो फॉर्म है उसको भी लिखने का मेरे को वहाँ से चालू हुआ था एक तरह से। वो वजह से कि मेरे पापा के ऑफिस की कुछ डायरीज हुआ करती थी जो कभी ज़्यादा यूज नहीं करते था। तो मेरे अंदर आज भी ऐसे ही एक मतलब शौक है कि जब भी मैं बुक फेयर जाता हूँ तो किताबें मुझे काफी आकर्षित करती हैं, ठीक है। तो किताबें लेना ही पड़ता है, हालांकि अपन ने पहले की ली हुई कभी पढ़ी नहीं है अभी तक, थोड़ी सी बच्ची है जो, लेकिन
इच्छा होती है कि ये और नई किताबें ले लें। ऐसा होता है जो रहते हैं बिब्लियोफाइल की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे को किताबों का तो रहा ही है, लेकिन जब मैं पूरा पन्ना देखता हूँ कभी भी कुछ, कोई डायरी का, कोई नोटबुक का, मुझे उसे भरा देना रहा नहीं जाता, ऐसा रहता है। और उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कुछ भी भर के मतलब कुछ भी लिख लूँ, है ना, कलम चला देना रहा नहीं जाता है। तो ऐसी पापा की डायरीज थी। तो मेरे को याद है कि उस समय उस समय मैं कहानी भी लिखता था, लेकिन वो डायरी में मैंने जो सबसे ज्यादा लिखा था वो पोइट्रीज ही लिखी, ठीक है। और पोइट्रीज लिखने का शौक मुझे इसलिए आया था क्योंकि मैंने गर्मियों की छुट्टियों के टाइम एक पोइट्री पढ़ी, 2 पोइट्री कह सकते हैं, 2 पोइट्रीज ने जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि पोइट्री लिखो। एक पोएम थी हिंदी में, पुष्प की अभिलाषा, अगर आपको पता होगा, हमारे स्कूल में किताबों में बहुत छपी हो। तो चाह नहीं मैं सुरवाला के नैनों में कुत्था जाऊँ, चाह नहीं मैं प्रेमी वाला के बिन प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं। इसमें एक बहुत ही पुष्प, मतलब ये मैं अभी भूल गया हूँ क्योंकि बचपन की बात है, लेकिन वो पोएम कुछ ऐसी थी, बस मैं उसका मतलब समझा सकता हूँ। पोएम कुछ ऐसी थी कि एक पुष्प की अभिलाषा ये है कि मैं ये सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मुझे ना तुम भगवान की मूर्त के नीचे रखो, ना तुम मुझे किसी अपनी प्रेमिका को अर्पण करो, ना मैं ये जो नॉर्मल यूजेस रहते हैं फूलों के, वो मैं उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। एक पुष्प कह रहा है, बस पुष्प आखिर में ये कहता है कि मुझे सिर्फ अगर कहीं फेंकना है, कहीं रखना है, कहीं डालना है, तो तुम वहां पर डालना जहां पर बहुत सारे वीर, बहुत सारे सैनिक जा रहे हो, उनके रास्ते में फेंकना। तो काफी काफी अच्छी पोएम लगी मुझे पुष्प की अभिलाषा, बहुत फेमस पोएम है। बहुत ही बुरी बात है जो मुझे अभी याद है, मुझे याद होती तो अभी पढ़ के सुना देता आपको। और दूसरी भी पोएम थी, वो भी एक राष्ट्रवादी कविता थी। तो पोएम थी खूनी हस्ताक्षर। अब नाम से आपको लगेगा कि खूनी हस्ताक्षर लेकिन वो अबाउट सुभाष चंद्र बोस के जो स्पीच थी उन्होंने बर्मा में दी थी, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो वो उसके ऊपर बेस्ड थी एक पोएम, और उनके कवि का नाम मुझे याद नहीं, और पुष्प की अभिलाषा की कवि का नाम भी मुझे याद नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, तो याद रहने से लेता हूँ, लेकिन किसी दिन कभी आपको बताऊंगा सुना के। लेकिन वो खूनी हस्ताक्षर की स्टार्टिंग की लाइन मुझे याद है कि वो खून कहो किस मतलब का जिसने उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। तो ये लाइन मुझे अच्छी तरह से याद है, और ये कविता मुझे पूरी अच्छी तरह से उस समय मैंने रट ली थी। और मैंने 7th में जब मेरा दाखिला हुआ था, तो वहाँ पर मैंने अपनी उनकी टीचर को सुनाई दी थी सभी स्टूडेंट्स के बीच में, तो उनको काफ़ी पसंद आया, ताली भी बजी थी। तो मेरे को ये 2 पोएम्स मैंने अच्छी तरह से पढ़ी थी। तो जो डायरी थी पापा की, तो मैंने वहाँ पर पोएम्स लिखना शुरू कर दिया था। और पोएम्स लिखने के लिए वो आर्ट फॉर्म जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो ऐसा आर्ट फॉर्म रहता है जो एक स्ट्रक्चर जिसका हमें बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ता है। तो उसके लिए नहीं कि मुझे हेल्प किया है कुछ गानों ने। मैं गानों का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ कि गानों का स्ट्रक्चर सिंपल सा रहता है हमारी हिंदी फिल्मों में। जैसे कि एक मुखड़ा रहता है, फिर पहला अंतरा, फिर दूसरा अंतरा, है ना। मैं कुछ स्टैंजा की उस समय समझ में स्टैंजर्स क्या होते हैं, स्टैंजा क्या होता है, किसको बोलते हैं, क्या छंद क्या होता है, छंद किसको बोलते हैं, राइमिंग क्या होती है, ए बी बी ए बी ए बी, ये मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को बस गानों ने हेल्प की है कविताओं लिखने में। अच्छा, गाने में अंतरे होते हैं, मुखड़ा होता है, पहले मुखड़ा होता है, फिर अंतरा होता है, फिर दूसरा अंतरा होता है। तो इस तरह से मैंने उसमें पोएट्रीज लिखना शुरू की पापा की टाइम में। और याद है मैंने पहली पोएट्री को लिखी थी वो माँ के बारे में लिखी, मुझे याद है। अगर आप मेरी जमा पूंजी देखेंगे तो पहले माँ के बारे में, लेकिन वो पोएम काफी जो लिखी है काफी वो लगेगी कि काफी, जो अभी मेरी जमा पूंजी की माँ वाली पोएम जो है वो काफी मतलब सीख के लिखी हूँ मैंने। वो उसमें वो दिखेगा कि मैंने अच्छा वेल रेड पर्सन हूँ, उसमें पता चलेगा। लेकिन जो पहली जो लिखी थी
वो अलग माँ वाली पहन थी, वो थोड़ी बचकानी भी थी। मतलब अपन शुरू शुरू में जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं पोएट्रीज को लेकर, शॉर्ट स्टोरीज या जो भी स्टोरीज को लेकर, उनकी भाषा काफी बचकानी रहती है। उसमें उतनी मेच्योरिटी नहीं रहती है। तो ऑब्वियसली मेरी इनिशियल पोएम्स में थी, लेकिन वो मेरे कनेक्शन में मैं नहीं डाली मेरी जगह बोलती थी, क्योंकि वो इनिशियल पोएम्स है जो काफी वो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में रहती है। वो मतलब जब आप बन रहे होते हो एक पोएट या एक राइटर, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। मैं ऐसा मानता हूँ वो होना जरूरी भी होता है। अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा एक बच्चे के तौर पे लिख रहे हो, तो उस समय मेरे को फेयर ऑफ जजमेंट भी नहीं था जो मैं लिख रहा हूँ उसका, कि मेरा जो पढ़ा जाएगा कोई गलत ढंग से जज करेगा तो। लेकिन वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना, क्या कैसा भी उल्टा सीधा लिख रहे हो आप। और उसका ही नतीजा है कि आज की डेट में मैं बहुत मैच्योरली लिख पाता हूँ, और क्योंकि वो मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया था बहुत सारे राइटर्स को, उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग को जानना समझना शुरू कर दिया था, है ना। भाषा का नॉलेज लेना शुरू कर दिया था, ग्रामर को समझना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद की जो राइटिंग है उसमें एक मैच्योरिटी, और अभी पहले की जो है उसमें नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मैं ऐसा मानता हूँ। और मैंने बहुत ही कम एज से वो शुरू कर दिया था, इसका मुझे हमेशा ही खुशी होती है। तो वही चीज़ है जो मेरे आज काम आ रही है ना। वो मैं कब से मतलब समझ लो 7th स्टैंडर्ड से मैं अगर कर रहा हूँ, और अभी मेरी एज 31 है, और उस समय मैं मतलब कितने साल हो पहले मैंने शुरू की है। तो अगर आप अंदाजा लगाओगे तो ऑब्वियसली मेरे अभी काम में एक मैच्योरिटी लेवल आना जाहिर सी बात है ना। एक इंटेलेक्चुअल टच मिलना मेरे काम को जाहिर सी बात है ना। तो वो अभी आपको शायद आपने मेरी ऊपर वाली खिलाड़ी भी पढ़ी होगी, तो आपको पता चलने होगा कि एटलीस्ट मैं 9 से क्या तो नहीं हूँ, है ना। ऐसा तो आपको लगा होगा मैं एकदम अच्छा राइटर हुआ भी नहीं बोलता, 9 सीखे तो बहुत बेटर हुआ आप अभी भी। बस तो वो इसी वजह से कि वो मैंने प्रैक्टिस बहुत इनिशियल एज में मैंने मतलब जल्दी ही चालू कर दी एक तरह से। तो ये उसी का नतीजा है। और एक इवेंट में एक मोमेंट में आपको बताना चाहूँगा अपने राइटिंग का। मैं शॉर्ट स्टोरीज वगैरह भी लिखता था, और मुझे आज तक याद है वो मोमेंट बहुत अच्छी तरह से कि मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जो एनकरेज करती थी एग्जीक्यूशन को। बहुत अजीब सी बात है, एग्जीक्यूशन को एनकरेज करती, मतलब अजीब सी बात है। मैं बच्चा था, मतलब 7 या मतलब वही 7th स्टैंडर्ड में, कि मतलब मैंने बहुत ही गलत मैसेज वाली, बहुत ही गलत बात वाली मैंने एक शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों वो मैंने लिखी थी, मम्मी को बहुत बुरी लगी थी, मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। मुझे इस तरह की कहानी, इस तरह के मैसेज नहीं स्प्रेड करना चाहिए कहानियों पे, इस तरह के लिखना नहीं चाहिए, बहुत ही गलत बात लिखे थे वो, ठीक है। तो मुझे वो आज भी याद है। तो उस समय मैंने सोचा था कि नहीं, मैं मतलब उस समय उनको सीरियसनेस नहीं पता थी उस बात की, जो आप लिख रहे हो उसका क्या असर होता है ना। तो अभी लेकिन मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो आप लिखते हो, वो बाहर जाता है, लोगों तक पहुँचता है, और लोगों पर उसका असर होता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है। फिल्में तो रहती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, देखते हैं तो हम काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपके अपने लिखे हुए से कितने माइंड पे असर पड़ेगा, कौन किस तरीके से ले जाएगा, कह नहीं सकते थे। फिर राइटर के हिसाब से काफी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। वही तो जब बचपन में अच्छा हुआ, मैंने वो गलती बचपन में की, उस एज में जब मैं सोचने समझने की ऐसी मैच्योरिटी नहीं आई थी कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ। तो वो जब अच्छा हुआ, मम्मी ने पढ़ी और मम्मी ने बताया कि बहुत गलत है क्या मैंने। मम्मी ने मेरे को बहुत अलग ढंग, मतलब बहुत ही बुरे ढंग से डांटा था। मम्मी मेरे हालत काटती नहीं है मुझे, लेकिन उस समय चलो देखो, आपके अंदर के लेखक को उन्होंने बेहतर ही बनाया, अपनी डांट सही बस वही सही। तो आज मैं चाहे इंसान के तौर पे कैसा भी हूँ, लेकिन मैं कितने भी फ्लॉज हैं,
लेकिन जब मैं राइटिंग करूंगा, जब मैं स्टोरी टेलिंग करूंगा, तो मेरे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैं जो लिख रहा हूँ उसका असर किस तरह से होने वाला है। मतलब उसको जो कंज्यूम कर रहे हैं जो लोग, उन पर मैं देखो ऑब्वियसली बहुत सारे जॉनर्स होते हैं अलग अलग तरह के, तो आपको आप एज एन आर्टिस्ट काफी आजादी देते हैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने पे, लेकिन वो लाइन, थिन लाइन पता रहना जरूरी है कि आप कितना खुलो, आपको कितना रहना चाहिए और कितना रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात खासतौर पे लिखते समय, है ना। ये मुझे बहुत पहले ही वो टीचिंग मिल गई थी बचपन में। तो जब भी मैं लिखता हूँ तो बहुत सोच समझ के लिखता हूँ कि इसका असर किस तरह से पड़ेगा। जब मैंने ऊपर वाली की लाठी भी लिखी तो उसका सेकंड एडिशन इसलिए भी आया क्योंकि मैं उस अपनी लिखी हुई को काफी जांचता हूँ, काफी वापस से पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि और कहाँ इम्प्रूव हो सकता है। मैं इम्प्रूव होने के लिए हमेशा रेडी हूँ अपने, मतलब मेरा मतलब जो भी काम किया है वो ऑब्वियसली परफेक्शन हासिल करना बहुत ही मुश्किल या अगर नामुमकिन ही कह सकते हैं, लेकिन आपको इम्प्रूव करना जरूरी है। जो आपने लिखा है आपको परस्यू करना जरूरी है, परफेक्शन, है ना। तो हमेशा बेटर होना जरूरी है। तो आज भी मुझसे अगर कुछ लिखने में ऐसा हो जाता है कि इसका कभी गलत असर पड़ रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, मैं उसको सुधारता जरूर हूं। ऐसा है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ता हूँ कि हाँ इसका मैसेज किस तरह से पहुंचेगा किसी को दिमाग में, गलत मैसेज पर नहीं पहुंचेगा। देखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस तो होते हैं, वो सबको अपने अपने ओपिनियन रखने का पूरा हक है और बहुत जिम्मेदारी से रखना चाहिए और एक हेल्थी डिस्कशन। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि एक रिस्पॉन्सिबल ऑथर होने की मतलब क्या बात होती है, उसमें क्या मतलब क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है। तो वही अच्छा हुआ जो वो बचपन में मम्मी से वो सीख उड़ गए। और एक और मैं अपना उसी दौर का मतलब एक मोमेंट शेयर करना चाहूँगा आपसे। मैं उस बात पे वापस आता हूँ जब हमसे कोई पूछते कि बड़ों के क्या बनाओगे, ठीक है, और मेरा ऐसा माहौल नहीं करता कि कभी किसी को बोल भी सकूँगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। क्योंकि उन दौरान मैं छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में मैंने कहानी लिख ली थी, पापा की डायरी पढ़नी शुरू कर दी थी, कविताओं से कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मेरे अंदर से कॉलिंग आ रही थी उस दौरान कि मुझे इसी में कुछ करना चाहिए, मुझे राइटर बनना, ठीक है। तो अब वो एज थी मेरे ख्याल से वही 7th के दौर पे, 7th जो भी है, मतलब एक क्या बोलते हैं पहली नींव इस ओर बढ़ने की रखी गई अगर मतलब तो 7th से ही रखी गई, ठीक है। तो वो एक दिन था जब मेरा एक दोस्त था, मैंने आपको बताया, जिसके साथ मैं कहानी शेयर करता था ये सब, उसको तो समय के साथ साथ इंटरेस्ट चले गया था उस चीज को लेकर, ठीक है। वो उसकी अलग फैमिली, उन्होंने अलग उसे अलग डायरेक्शन में वो चले गया था। तो मैं तो अब स्टिक था अपने ड्रीम्स में, ठीक है। तो मैं ऐसे खेलने के लिए, कभी बाहर घूमने के लिए उसे मैं ज्यादातर बुलाया करता था, ज्यादातर मैं उसके घर जाया करता था उसे बुलाने के लिए। तो ऐसे ही एक दिन गया मैं उसके घर, तो ज्यादातर हमेशा मतलब ज्यादातर उसके पेरेंट्स से मुलाकात हो जाती थी उसको बुलाने के टाइम। तो उसके फादर तो ऑफिस बाहर काम के लिए गए रहते थे और मम्मी ज्यादातर घर में रहती थी, हाउस वाइफ थी। तो आंगन मुझे याद है अभी भी वो चीज, वो दृश्य कि वो मैं जब गया उसे बुलाने के लिए, तो उसकी मम्मी जो है नीचे चावल जो रहते हैं सुखा रही थी, जो मतलब जो अपन करते हैं ना कि चादर पे ग्रेन्स रखते हैं उसे थोड़ा सुखाते हैं, आई थिंक वो काम कर रही थी। तो कुछ घर का ही काम कह सकते हैं। और मैं वहां पर बैठने की एक वो थी जगह उनके आंगन में, मैं उसको बुलाने के लिए गया था। तो वो उसने बोला कि रुक जा, मैं भी तैयार होके अंदर जाता हूँ और फिर आता हूँ, फिर तैयार होने के लिए अंदर जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर निकलेंगे। तो चले गया था अंदर और उसकी मम्मी बाहर की आंगन में, मैं और वो उसकी मम्मी, हम दोनों बैठे हैं। तो आंटी ने मुझसे पूछा ये और बताओ ऐसे काम करते करते क्या बनोगे। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा,
आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं चलते और बहुत ही क्लियरली उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हेडेडली मैंने बोला कि मेरे को राइटर बनना है। तो उनको अजीब सी बात लगी। अच्छा, ओ ऐसा है, अच्छा। तो उन्होंने उन्हें लाइटली ले लिया, बट वो मोमेंट मुझे इतना अच्छी तरह से याद है कि मैंने सच में वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला था। ऐसा नहीं कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ फिर बाद में भूल गया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पेंट आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ फिर बाद में भूल गया हूँ। वो चीज़ थी जो मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला था, आज तक मैं उस पर टिका हुआ हूँ। तो सोचते कुछ की बड़ी बात है ना, कि मुझे वही करना है। तो यही बात थी, वो मोमेंट मुझे याद आया तो मैंने सोचा शेयर करूँ आपसे। फिर हम आगे बढ़े थोड़ा। 8th में मेरे पास मैंने डायरी अच्छी भर दी थी अपनी पोएट्री से। तो मेरे स्कूल टीचर से कभी कभार मम्मी जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बैठती थी तो कभी स्कूल टीचर से उनसे बात करती थी कि मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छी पोएट्री कलेक्शन लिखी है, देखिए। प्रिंसिपल से बात होती थी और सब लोग बोलते थे वाह बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती कुछ चीज़ को, तो मैं पोएट्री लिख लेता हूँ। क्योंकि हम जिस दौर से आते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ज़्यादातर क्या बोलते हैं, बोलना सिखाता है, समझना भी सिखाता था, है ना। अब आपको एक एलिमेंट्री रीडर बना जरूर देते हैं, लेकिन सिंटॉपिकल रीडर नहीं बनाते हैं। अभी अगर आपको पता नहीं है क्या होता है सिंटॉपिकल रीडर और एलिमेंट्री रीडर, तो मैं बता देता हूँ कि एलिमेंट्री रीडर जैसे पढ़ना आ जाता है बस, कि क्या अक्षर है उनको प्रोनाउंस करना आ जाता है ना। लेकिन आपको कभी वो क्या बोलते समझाएंगे उनके मूड अर्थ, उनके जो लिखा है उससे बियॉन्ड के कुछ बातें कभी नहीं समझाएंगे आप, जो आपके जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है अपने स्टूडेंट्स को समझाने, है ना। कभी कभार तो कुछ चीज़ों स्किप कर देंगे। तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ इसी तरह का था मेरे दौर में, मैं ऐसा मानता हूँ। तो टीचर्स मेरे ख्याल से, वैसे पेरेंट्स को कोई सिखाता नहीं पेरेंटिंग क्या होती है, वो सीख जाते हैं अपने आप। तो पेरेंटिंग सिखाने वाली चीज़ नहीं होती है मेरे ख्याल से। टीचर्स भी उसी दौर के वो क्या बोलते हैं विक्टिम रहे हो, उनको भी शायद पूरी तरह से पता नहीं हो कि सिखाया कैसे जाता है सही तरीके पे बच्चों को। कौन से टॉपिक्स हैं जो हालांकि टैबू होने के बावजूद भी बहुत ही मतलब अच्छी तरह से सिखाए जाते हैं, है ना, कि वो अच्छी तरह से वो नॉलेज जाए, कि बच्चा कोई और अगर किसी और सोर्स से वो नॉलेज गेन ना करे तो कि वो गलत सोर्स से, है ना। तो टीचर्स जो है रिस्पॉन्सिबल कुछ तो थे, जिन जो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे उनकी तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल थे तो उनको भी पता नहीं था कि कुछ चीज़ें कैसे समझाई जाती हैं या पढ़ाया कैसे जाता है ना। मतलब बच्चे को हम रेडी वो उस तरह से कर रहे हैं कि वो एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाए, वो बस क्या बोलते हैं कमाना सीखे, क्या बोलते ये जो मैथ्स है उनके फॉर्मूलेस जो है उनको अप्लाई करना सीखे, है ना। ऐसे बता रहा हूँ मैं, लेकिन हम कभी सिखाते नहीं। सिस्टम में फर्क तो है, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं है, पर मेरे ख्याल से अभी भी और उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। हाँ, मैं अभी तो हम लोग हैं, पर जो आजकल के बच्चे हैं अगर आप वैसे को देखो तो उनको कोई एटिकेट्स नहीं है, कोई सेंसिबिलिटी नहीं है, उनको दुनिया का कोई नॉलेज नहीं है कि कैसी होती है, कैसे दुनिया के काम होते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी और भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश है और रहती है, हर चीज़ ज़रूरी है रिफॉर्मेशन होना। लेकिन मैं तो सिर्फ मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी और का भी कुछ राय दूँ। राइट नाउ तो मैं सिर्फ वही बोलूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने दौर में, अपने पढ़ने के दौर में जब मैं पढ़ता था। तो मैं इसलिए मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ ना, तो इसी वजह से रहा हूँ कि मेरे लिए पढ़ाई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं बनाई, तो जिसका जिम्मेदारी थी कि उसको इंटरेस्टिंग बनाना। जैसे कि मैं पुराने दौर में और बहुत पुराने दौर में जाऊँ,
गुरुकुल के दौर में। तो कहानियां सुना के, पंचतंत्र की कहानियां सुना के विष्णु शर्मा ने कुछ राजकुमारों को शिक्षा दी थी, है ना, अबाउट लाइफ, है ना। अगर वो कहानियां नहीं होती, बस जस्ट शिक्षा होती कि कभी किसी से झूठ मत बोलो, तो क्या समझता कोई। अगर उसको कहानी का बिल्डअप मिलता है, उस एक पॉइंट को, उस एक चीज को, एक स्टेटमेंट को, उसका जो उसकी नींव जो तैयार होती है कहानी के थ्रू, है ना, उससे टीचिंग की, तो पहले तो वो सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित करती है सुनने वालों को, है ना। लोग ध्यान से सुनते हैं, बहुत ही लवली कहानी, और कहानी किरदार बहुत अच्छे हैं, एंगेजिंग करती है वो। फिर एट दी एंड उन्हें पता चलता है कि अच्छा, ऐसा करने से ऐसा होता है। कंक्लूजन एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर लगता है किसी को कुछ समझाने, है ना। अगर हम इंटरेस्टिंग की बात करते हैं, तो जैसे आपने ऊपर वाले की लाठी हाँ, तो हाँ, कहानी अपने आप में बहुत ही मतलब मजेदार है। पहली बात तो हाँ, उसमें तो कहीं कहीं पे कुछ Thank you ऐसे very much. मोमेंट भी है जहाँ पे हंसी भी आती है और सोचते भी है। हाँ, तो उस कहानी से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो भी पढ़ने वाले? उस कहानी का सिंपल सा मैसेज यही था कि हम आगे बढ़े, सीधी सी बात है, और ऑप्टिमिस्टिक रहे, और हमें कुछ चीजें लेके बैठना नहीं चाहिए। जैसे मतलब कहने का मतलब है कि हमारी जिद रहती है बहुत सारी चीजों को, और हम उसको भी छोड़ते नहीं है वो जिद। तो एक मेटाफर था, एक लाठी है, वो कभी छोड़ते नहीं है। बच्चे चाहे चुराने की कोशिश करते हैं, वो उनकी जिद ही है ना। तो जब वो उसे कब्रिस्तान में छोड़ देते हैं, तो वहां से एक ट्रांसिशन आपको देखने मिलता है। हाँ, वहां से आपको एक अलग कैरेक्टर देखने मिलता है। आपको पता चलता है कि जो उनको रियलाइजेशन हुई, उसके बाद इनमें क्या चेंजेस आए, है ना। और कहानी होप की ओर बढ़ती है, उम्मीद की ओर बढ़ती है ना। और उन्हें अब क्या करना है, पहले कर लिया तो कर लिया, लेकिन अब क्या करना चाहिए, अब पॉजिटिवली किस तरह से आगे देखना चाहिए इंसान को, ऑप्टिमिस्टिक किस तरह से रहना चाहिए। तो वो मैंने उसके लास्ट चैप्टर में बताया। इसके पहले तो एक कॉन्फ्लिक्ट थी, इससे पहले तो थोड़ा सा यही समझने की कोशिश हो रही थी कि आप मतलब क्या कहना चाहते हैं। शायद ये थोड़ा सा, हालांकि मजा आ रहा था पढ़ने में, स्पेशली जब वो लाठी चुराते हैं बच्चे, तब सही में मजा आता है उसको पढ़ने। तो वह बात ये धीरे धीरे चलते समझ में आता है। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी था कि मतलब ठीक है, आपने एक्सप्लेन करा है पूरा उसको, पर आपका मैसेज क्या है। तो अगर हम ये देखते हैं, हमारी जो आपकी पोइट्री कलेक्शन भी जब आप तो उसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसा अगर मैं बात करती हूँ, आपकी पोएम माँ है, भाई साहब है, भाई साहब काफी अच्छी लगी, मैंने पढ़ी। थैंक यू, बहुत लोगों को पसंद आती है। तो उसमें जो सब्जेक्ट है और जो क्या कहते हैं ऊपर वाले की लाठी है, बहुत ही अलग, दोनों बहुत अलग है अपने आप में। तो दोनों के आइडियाज हैं, दोनों बहुत अलग है। तो ये जो एक ऑब्जर्वेशन है आपके, जिसके बेसिस पे आपने लिखा है, या कैसे मतलब ये ऊपर वाले की लाठी में मैंने देखो, उसको लिखने के पीछे मेरी एक नीयत सिंपल सी यही थी कि मैं कुछ ऐसा लिटरेचर लिखूं जिसमें एक मतलब एक कंट्रीब्यूशन हो उन लोगों मतलब लिटरेचर में कि जिन्हें नए नए शब्द सीखने हो, उर्दू के जो नए हैं इस फॉर्म को लेकर, वो उनसे इंट्रोड्यूस हो, उनको समझे सीखे, एक थोड़ा सा सीखने वाली बात हो जाएगी। और उसकी भाषा इसलिए मैंने ऐसी रखी, और उसको मैं इस तरह लिखना चाहता था कि जो मैंने कहानियां पढ़ी थी प्रेमचंद की जितनी भी, और मंटो, प्रेमचंद, गुलजार साहब, इस्मत चुगताई और सुदर्शन, मैं जिन राइटरों के नाम आपको बता रहा हूँ, इनकी कहानियां, और महादेवी वर्मा, तो जब मैंने इनकी कहानियां पढ़ी थी तो मेरी इच्छा थी कि जब कभी भी मैं अपनी लाइफ की पहली कहानी पब्लिश करूं, तो मैं इनके तरह या इनको क्या बोलते, इनसे इन्फ्लुएंस होकर
इन्हीं की तरह का एक लिटरेचर लिखूं, है ना। तो मेरी नीयत सिर्फ यही थी ये कहानी लिखने की, और इसमें एक तरह से कुछ मतलब इसमें कुछ सीखने या अपने साथ ले जाने वाली कोई बात हो, जब रीडर पढ़ने के बाद उसे उसमें से कुछ लगे कि उसे मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ या सकती हूँ, तो ले जाए वो। तो मैंने इस तरह से मैंने बताने की कोशिश की। अगर आप प्रेमचंद की ईदगाह पढ़ते हैं, सपोज बहुत लोगों ने पढ़ी चिमटे वाली, हामिद की कहानी, दादी की कहानी, उसमें एक उसका एंडिंग भी बहुत उसी तरह का था। एक ओल्ड लेडी है जो उसकी दादी है ना, अम्मी है, जैसे अम्मी कहता है वो, और उसके 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 लिए वो बच्चा जो है हामिद चिंता रहता है। वो कहानी आज भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पता नहीं बहुत रोना आता है। कहानी मुझे काफी इमोशनल इम्पैक्ट हुआ, तो मेरी इच्छा थी कि मैं भी अपनी कहानी के जरिए थोड़ा सा वो इमोशन रिक्रिएट करूँ इस तरह की बात कह के, और कुछ इसको रेलेवेंट भी बनाऊं कुछ हद तो तक। आपने बताया कि आपने फर्स्ट बुक जो सेल्फ पब्लिश की थी, थोड़ा उसके हाँ। बारे में भी बताइए। वो मेरे कलेक्शन ऑफ थॉट है। मैं जिस तरह से अपन डायरी लिखते हैं, डायरी कुछ लोग तो आजकल लिखते भी नहीं है, अभी सोशल मीडिया का जमाना आ गया, वही डाउन है। तो मैं डायरी लिखता था बचपन की बात है, लेकिन बाद में मैंने लिखनी छोड़ दी। लेकिन हम डायरी सिर्फ उसके लिए यूज नहीं करते कि दिन भर में क्या हुआ, हम डायरी इसलिए भी यूज करते कि हमारे दिमाग में कोई थॉट आ गया, चलो इस पे लिखते हैं। तो एक मैंने अपनी डायरी ऐसी थॉट से ही भरी थी, तो वही थॉट्स को मैंने उसमें से कुछ छाट के, ये बहुत ही सही लिखा है, अच्छा लिटरेरी पीस है, वो मैंने शॉर्ट लिस्ट करके उन थॉट्स को एक कलेक्शन बनाया, और वही कलेक्शन मैंने अपनी पहली बुक के तौर पे पब्लिश किया। और मैं उसे सेल्फ पब्लिश ही करना चाहता था, ना कि ट्रेडिशनल पब्लिश। और ऑब्वियसली लेता नहीं पब्लिशर से, क्योंकि ये नॉर्मल थिंग है, छोटे छोटे थॉट्स कौन उसको लेगा, है ना। लेंगे तो पब्लिश करने के नॉवल ही लेंगे, शॉर्ट स्टोरीज लेंगे या पोएट्री कलेक्शन, क्योंकि वो बहुत ही बड़े बड़े फॉर्म रहते हैं, है ना। तो एक 4 लाइन के थॉट्स, उनका कलेक्शन, इसलिए मैंने सेल्फ पब्लिश कर दिया। पर अगर 4 लाइन में आप अगर बहुत बड़ा मीनिंग अगर कहते हैं तो वो भी बनता है। हाँ, तो क्या है, कुछ चीजें हम अपने लिए लिखते हैं और कुछ चीजें ये ध्यान में रख के लिखते हैं कि सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी लिख रहे हैं। तो पहली जो किताब थी वो शायद मैं ऐसा मानता हूँ मैं सिर्फ अपने लिए लिखा, पर जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, दे आर ऑलवेज ओपन टू इट, है ना। तो ऐसा है, मैं उसको इसलिए भी ज्यादा प्रमोट भी नहीं करता, क्योंकि कौन कहता है कि मेरा बर्थडे है तो मुझे विश करो, है ना। सही बात है ना, बिल्कुल कोई नहीं कहता है। तो उसी तरह की बात होती है कि कौन जैसे कौन कहता है मेरी पहली किताब है तो पढ़ो, जैसा आपने सोशल मीडिया का मेंशन किया आज के टाइम में कि आज तक सब सोशल मीडिया पे चले गए हैं, और उस वजह से जिस तरीके से अब लोग लिख रहे हैं उसमें भी काफी फर्क आता है। ये सब चीजें देखकर आपको एज अ राइटर क्या फ्यूचर बनता है हिंदी राइटिंग का हमारे देश? मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के समय में जो चेंजेस आए हैं हिंदी लिटरेचर में, नई तरह की हिंदी लिटरेचर में यूज होना जो शुरू हुई है, उसके वजह से रीडर्स काफी इस मतलब हिंदी लिटरेचर की ओर भी उनका झुकाव हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ नई तरह की हिंदी जिसमें हम कभी बार अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, या कभी बार हम साधारण को सिंपल कह देते हैं, वो भी हिंदी में ही, या फिर आसान कह देते हैं हिंदी में, है ना। साधारण यूज नहीं करते, जो मतलब क्या बोलते हैं कलिष्ट होती है ना भाषा, वो अभी नहीं है, बहुत आसान भाषा है। की मेहनत थोड़ी कम हो मेरे ख्याल से वो वाली आप। हाँ, वही तो क्लिष्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कलिष्ट बोल दिया, सही। तो क्लिष्ट भाषा जो रहती है वो आज के हिंदी लिटरेचर में आपको नहीं मिलेगी। इससे वो आसान है, जैसी जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो उसी भाषा में रहेंगी। तो इस वजह से जो रीडर्स है उनका झुकाव हिंदी लिटरेचर की ओर बढ़ रहा है। कुछ ऐसे राइटर्स आ रहे हैं जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ ऐसे पब्लिशर है जो इस तरह की भाषा को इंकरेज कर रहे हैं और उसी में ज्यादातर बुक्स पब्लिश कर रहे हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि ये दौर, क्या आपको लगता है कि इस वाली भाषा तो ये नई हिंदी है, अगर ये वाली भाषा यूज होगी तो क्या इसमें वही गहराई रहेगी जो
दूसरी वाली हिंदी में, ठीक है। सच्ची बताओ तो बहुत जरूरी है भाषा को जो है सीखने का माध्यम बनाना, और एक लेखक की जिम्मेदारी होती है। और एक लेखक की जिम्मेदारी ये भी होती है कि अपने पाठकों को नए नए शब्दों से अवगत कराना, ताकि वो कभी नए नए शब्द अपनी डिक्शनरी में, अपनी वोकैबुलरी में जोड़ देना बहुत अच्छी बात रहती है। एक बार शब्दों से दोस्ती कर लो, बहुत सारे शब्दों से दोस्ती कर लो, तो हमें अपनी बात सही ढंग से रखना आ जाता है ना। जो इतनी लंबी बात सेंटेंस कह देंगे तुम, अगर एक वर्ड में बोल दोगे उनको, तो वो पहले तो सोचेंगे हमने को मतलब नहीं पता है इसका, लेकिन उसने बहुत ही बड़ी बात बोल दी होगी। एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है अगर हमारे वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है, और ये स्ट्रॉन्ग होती है ऐसे राइटर्स को पढ़ने से जिन्होंने ज्यादा बोझ ना देते हुए उन्हें नए नए शब्द दिए हैं। उन्हें मतलब अपनी लिटरेचर को ज्यादा बोझिल ना बनाते हुए अपने रीडर्स को उन्होंने नए नए शब्द दिए हैं। और कहानी भी इंटरेस्टिंग रखी है, साथ में एक अच्छा बैलेंस रखा है उन्होंने अपनी स्टोरी टेलिंग में। ये उन्होंने उसे एक अच्छी लिटरेरी वैल्यू देने की कोशिश की है, साथ सिखाने की कोशिश की है, और स्टोरी को काफी एंगेजिंग बनाने की कोशिश की है। तो ये टैलेंटेड राइटर ही कर सकते हैं, जिन्हें शब्दों का सही इस्तेमाल करना आता हो, नए शब्द को सही ढंग से इंट्रोड्यूस करना आता हो, है ना, अपने स्टोरी फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना आता हो, है ना। तो ये टैलेंटेड राइटर ही कर पाते हैं ऐसा। और ये क्लासिक राइटर्स है जितने, उनकी राइटिंग में ज्यादातर दिखने मिलता है। हाँ। तो आज के डेट में अगर कोई भी राइटर बनना चाहे तो ये नए राइटर्स को पढ़ के नहीं बनेंगे, जिन्होंने नई किताबें जो नई भाषा में, नई हिंदी में लिखी, वो बनेंगे क्लासिक लिटरेचर पढ़ के ही। इसी में समझ में आएगा उनको, क्योंकि पहले के जमाने में तो गूगल नहीं था, एआई भी इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो लोग जो है आज की डेट में जो राइटर बन जा रहे हैं वो ऐसी इन्हीं की हेल्प से बन रहे हैं, विद गूगल, विद द हेल्प ऑफ गूगल, विद द हेल्प ऑफ एआई। रीड करके नहीं बन रहे हैं, है ना। तो पहले के राइटर्स जेन्युइन स्टूडेंट थे, कह सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। वो मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा था लिटरेचर को, तब जाके वो राइटर बने थे। और उनकी लिटरेचर पढ़ के ही कोई राइटर बने आज की डेट में, तो वही एक सही तरीका है, वो ये एथिकल है, मैं ऐसा मानता हूँ, है ना। अगर आज की डेट के राइटर्स जो है अपनी राइटिंग में कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल टच लाते हैं जैसे उन्होंने लाया क्लासिक राइटर्स ने, तो ही उनको पढ़ा जाए, उनसे सीखने के लिए पढ़ा जाए। अगर बस एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना हो तो पढ़ लो, कोई इशू नहीं। फिर अगर आपको राइटर बनना है, या फिर आपको एक ऐसा पर्सन बनना है जिसे वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी हो, या जिसे एक क्वालिटी लिटरेचर पढ़ना हो, तो वो ऐसे ही राइटर्स को ही पढ़े, चाहे आज की डेट में हो या पुराने गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर के हो, जो जिनका इंटेलेक्चुअल दिखे उसमें अच्छा खासा, इंटेलेक्ट दिखे उसमें अच्छा खासा अपने काम। तो मैं वही बोलूँगा, जैसे सॉरी आप बोलिए। नहीं बताइए, मैं तो अगला क्वेश्चन पूछने लगी थी। हाँ, आज की डेट में जैसे हमारी साहित्य अकादमी काम कर रही है, साहित्य अकादमी अवार्ड्स होते रहते हैं, और जिस तरह से युवा लेखकों को भी मतलब इनकरेज कर रही है, तो मेरे ख्याल से वो जो चुनाव करती है अवार्ड्स के लिए बुक्स का, राइटर्स का, तो वो ऑब्वियसली उनकी मतलब उनकी काम जो है, जिनको वो सिलेक्ट किया उन्होंने, उनका काम वाकई में वो स्तर का होता है जो आज के राइटर, है ना। तो मैं ऐसा, मेरा तो यही जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं उनको यही मेरा होगा सलाह होगी दोस्तों के नाते, कि वो अगर आज का ही लिटरेचर सीखने के लिए पढ़ना चाहे, कि उनको भी राइटर बनना है, तो अकेडमी अवार्ड विनर से जितने भी उनकी बुक्स पढ़े, ऐसे, चाहे वो युवा अकेडमी अवार्ड हो या जिन्हें अकेडमी के अलावा भी अलग लिटरेरी ऑनर्स मिले हो, तो वो उनको पढ़े सीखने के लिए, ऐसा है। क्लासिक तो पढ़े ही, लेकिन उनको भी पढ़े। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, जेन्युइन राइटिंग की अगर बात करते हैं तो आप ऑलरेडी 2 बुक लिख चुके हैं, नेक्स्ट आपके क्या प्लान है फ्यूचर के, कुछ बताएंगे? अभी तो मेरी लिटरेरी राइटिंग की एक्टिव नहीं है राइट नाउ, क्योंकि मैं अभी फिल्म राइटिंग कर रहा हूँ। तो मैं एक फीचर फिल्म में उसकी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ इस वक्त, हिस्टोरिकल है, और उसके रिसर्च एकदम हिस्टोरिकल जॉनर की है ही, तो उसमें वो काफ़ी रिसर्च होना चाहिए, है ना। उसमें इनएक्यूरेसी कुछ होनी नहीं चाहिए।
आप एकदम सही होने चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए। तो वो ध्यान में रखना पड़ता है, पर जॉनर टू जॉनर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना मेहनत, उसका जॉनर टू जॉनर के हिसाब से मेहनत होती है। तो हिस्टोरिकल की यही डिमांड है कि इतनी मेहनत वो डिमांड करता है कि हमें रिसर्च करो, है ना, कहीं तो उसे चूक ना हो किसी तरह से। तो उसका रिसर्च भी चल रहा है। मेरे साथ 2 लोग जुड़े हैं इसकी राइटिंग प्रोसेस में। एक फीमेल राइटर है, उनका नाम ज्योति है। वो इसकी डायलॉग राइटिंग में मतलब जो जिस समय में ये सेट है कहानी, उस समय जो भाषा जिस तरह की इस्तेमाल होती थी, ये मतलब उस भाषा में उनकी अच्छी पकड़ है। तो वो इसकी डायलॉग राइटिंग में मुझे हेल्प कर रही है। और इसे थोड़ा बहुत मतलब अगर मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार की है तो मैंने तैयार की है, और मैं उसमें ज़्यादातर ना चाहते हुए भी एक मतलब मेल का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा आ जाता है उसमें, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इसे यूनिवर्सल अपील मिले, तो इसमें एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड होना जरूरी है स्क्रिप्ट में, कहानी में, है ना। जरूरी है कि उसमें अगर जैसे भी एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ऐड हो तो उसको एक यूनिवर्सल अपील मिल जाए। तो इसमें वो मेरी हेल्प कर रही है स्क्रिप्ट पे इस पॉइंट, मतलब इस जगह। और इसकी रिसर्च वर्क में मेरा एक फ्रेंड है, वो हेल्प कर रहा है। वो मुझे अपने अलग अलग सोर्सेज से मटेरियल्स प्रोवाइड करते रहता है। जो मैंने उनसे कहा है कि मतलब इस टॉपिक में मुझे कुछ चाहिए फैक्ट्स, अगर आप मुझे प्रोवाइड कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा। तो काफ़ी मुझे हेल्प कर रहा है रिसर्च में। तो इस वजह से कहानी का डेवलपमेंट चल रहा है अभी राइट में। तो मैं उस स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने में लगा। और तो अभी नेक्स्ट आपकी हिंदी की कोई भी बुक का हमें इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, इतना तो कह सकते कि कुछ काम लिखे हुए हैं, थोड़े आधे अधूरे हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं वापस रिज्यूम करूँ, तो उसके लिए पहले ये है कि जो अभी मैं राइट नाउ कर रहा हूँ वो कंप्लीट कर दूँ, है ना। हाँ, तो वो जब कंप्लीट होगा, और कभी ऐसा होता है कि जो क्रिएटिव प्रोसेस रहता है उसकी कोई डेडलाइन नहीं होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर डेडलाइन हुई तो वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो टेंडर हम काम करें, डिसिप्लिन के साथ करें और रेगुलर करें, मैं ऐसा चाहता हूँ। काम छोड़े नहीं। प्रेशर में किया हुआ काम कभी क्वालिटी का नहीं। हाँ, पर प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए, उसमें वो काम में वो बात नहीं लग रहा है। तो जरूरी है कि आप बिना डेडलाइन के करें, लेकिन रेगुलर वर्क करें उस पर। जरूरी है ये डिसिप्लिन रखना कि आप उस पर रेगुलर वर्क करें जो आप करना चाहते हैं। और आपको भी पता नहीं चलेगा कि वो काम कब खत्म हो जाए। हो सकता है डेडलाइन के पहले खत्म हो जाए, हो सकता है कभी कभी तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट 3 दिन में खत्म किया। अच्छा। क्योंकि उसमें एक मतलब क्योंकि उसमें एक लय बन जाती है लिखते समय, एक वो मतलब कंटिन्यूटी आ जाती है काम में। तो जैसे मूवीज में राइटर को दिखाते हैं कि दिन रात वो अपना लगा होता है क्योंकि वो फ्लो में होता है अपने, आपका भी कुछ ख्याल है? मेरा भी वैसा है कि एक बार मैं लिखने बैठा और एक मतलब सुर पकड़ लिया अगर मैंने, फिर वो दिन होते हुए रात होते हुए दिखाते हैं, कुछ समय का पता नहीं चलता है। मैंने भूख प्यास नींद भी ऐसे मतलब गवा दी है। तो आप एकदम जैसे राइटर होते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो ये डिसिप्लिन है, मतलब ये मतलब यही डिसिप्लिन है। मैं डिसिप्लिन से मतलब वो नहीं है कि समय पे चालू करो समय पे खत्म करो। डिसिप्लिन यही है कि पैशनेटली इन्वॉल्व हो और उसको खत्म करो जैसा आप मतलब आपके दिमाग में आते जा रहा है लिखते समय। और उसके लिए दिन रात घूम प्यास के कभी पैशनेट राइटर्स को ख्याल ही नहीं करता है। तो वो ऐसी सिचुएशन है जो कभी भी आ सकती है। उसका लोग ध्यान, कुछ राइटर पैशनेट राइटर्स को ध्यान भी नहीं करते, वो काम में तक हुए रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो मयूर जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया मुझे, और बहुत सारी चीजें फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और गानों से रिलेटेड मुझे पता चली, मुझे नहीं पता थी सारी चीजें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी काफी चीजें नहीं पता चली होंगी, और आपकी बुक के बारे में, आपकी राइटिंग के बारे में, आप एज अ राइटर आपके बारे में बहुत चीजों को पता। और जितना मुझे इंतजार है आपकी नेक्स्ट बुक का, सभी को होगा जहाँ तक मुझे लगता है। जरूर, मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज जरूर है अपनी अपकमिंग बुक्स को लेकर। बस उनके ऊपर काम करने के समय निकलेगा कि इस समय में किसी और राइटिंग वर्क में इन्वॉल्व हूँ। बिल्कुल, आपके नेक्स्ट वर्क का बिल्कुल इंतजार रहेगा, और आप अपना टाइम क्योंकि जो क्वालिटी आप
तो जिस क्वालिटी से और जिस तरीके से आप लिखते हैं उसके लिए बिल्कुल बनता है कि टाइम लगता है, वो बिल्कुल समझ जी, जी। आता है, क्योंकि जो क्वालिटी हाँ। जो मतलब इसके अंदर जो गहराई है, जो नयापन है उसके अंदर, जो ओरिजिनल जी। कंसेप्ट है आपके, वो कहीं ना कहीं हमें वापस अपनी जड़ों तक लेके जाते हैं। जो हमारे जी। पहले की जिस तरीके की हमारी राइटिंग हुआ करती थी, जिस तरीके के हाँ। जिस तरीके से समझाई जाती थी चीजों क्या, आपकी राइटिंग में वो चीज है आज, ये सबसे अच्छी बात। थैंक इसी यू के वेरी साथ आज का क्वेश्चन मैं खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि मच। अब आप भी अपना काम स्टार्ट करो ताकि हम आपसे हमारा इंतजार थोड़ा कम हो सके। और मैं भी कहना चाहूंगा कि ये इंटरव्यू में मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं फोटोज कम खिंचवाता हूँ, अपनी वीडियोस हाँ, कम बनवाता ये हूँ अपना। पहला इंटरव्यू मुझे है। हाँ मुझे बिहाइंड द कैमरा रहना ज्यादा पसंद होता है, हाँ हाँ क्योंकि मैं बहुत शाय पर्सन हूँ, या फिर मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है कि मैं फोटो खुद से खींचूं या वीडियो खुद से अपनी खींचूं फोटो और खुद से वीडियो बनाऊं अपना। तो मैं बहुत इस वजह से शाय भी हूँ और इस वजह से कभी अपेयर नहीं होता हूँ कभी ऐसा। लेकिन अपनी बुक के सिलसिले में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये मेरा पहला ऑनलाइन इंटरव्यू है और मैं इसके लिए एक्साइटेड था, और अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ, मेरा और भी ये सब पहला बातें आप ही के साथ हिंदी का इंटरव्यू था। आने वाले टाइम में उम्मीद करती हूँ कि और हाँ। इंटरव्यूज होंगे हमारे और हम बातचीत कर पाएंगे। और जी बेशक। हाँ, और थैंक यू मुझे सबसे पहले आप Thank you. इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी देने का। अरे आप तो मतलब एनी टाइम, जरूर आप कभी भी अभी नेक्स्ट बुक के लिए भी बोलिएगा तो मैं उसके लिए बिल्कुल समय निकाल कर रखूंगा, क्योंकि मैंने काफी एंजॉय किया है जो इंटरव्यू है। Thanks. चलिए मिलते हैं अगले सेशन में जब भी होगा, पर जी, पक्का। इंतजार रहेगा आपकी। जरूर, मुझे भी खुद इंतजार रहेगा कि मैं कब लिखूं। चलिए ठीक है जी, आपको जिस तरह से। हाँ हाँ चलो जी, ठीक है, थैंक यू। ओके, अपना ख्याल रखिए। आप भी, थैंक यू। बाय, टेक केयर। Bye.